नमस्कार। बिहार मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के हमारे इस खास डीप डाइव सेशन की शुरुआत कर रही हूँ। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी है, बौद्ध वास्तुकला के तत्व और उसका विकास, यानी एलिमेंट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। जी बिल्कुल। और मैं शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो हमारा आज का टॉपिक है ना, ये बिहार के सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, मतलब चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या फिर एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर एग्जाम्स हो, इन सभी के पर्सपेक्टिव से ये वास्तुकला वाला हिस्सा बहुत वेटेज रखता है। एकदम सही कहा आपने। एग्जाम्स में अक्सर स्तूप, चैत्य और विहार के अंतर या उनके ऐतिहासिक महत्व पर सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम सिर्फ इन इमारतों के नाम न रटें, बल्कि ये समझें कि कैसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से उन पत्थरों को तराश कर एक पूरे धर्म की मान्यताओं को वास्तुकला का रूप दिया गया। असल में इतिहास को गहराई से समझने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि तत्कालीन राजनीति और समाज ने इन इमारतों को कैसे प्रभावित किया। बिल्कुल। और देखिए, जब हम आमतौर पर किसी इमारत के निर्माण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ईंट के ऊपर ईंट रखना, गारा लगाना, मतलब एक के बाद एक परत जोड़ते जाना। हाँ, जिसे हम कंस्ट्रक्शन की एक एडिटिव प्रक्रिया कहते हैं, मतलब कुछ जोड़कर बनाना। सही बात है। लेकिन प्राचीन भारत में कुछ ऐसा हो रहा था जो बिल्कुल अलग था। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूं तो ये किसी प्राचीन रिवर्स 3D प्रिंटिंग की तरह था। रिवर्स 3D प्रिंटिंग, ये काफी दिलचस्प तुलना है ना? मतलब कुछ नया जोड़ने के बजाय आप एक विशाल ठोस पहाड़ के सामने खड़े हैं और चट्टान को तब तक हटा रहे हैं जब तक कि अंदर छिपी इमारत बाहर ना आ जाए। जी, इसे ही हम वास्तुकला की भाषा में रॉक कट या चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की तकनीक कहते हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा रिस्क आता है। अगर हथौड़े और छेनी की एक चोट भी गलत लग जाए तो सब खत्म। कोई अंडू बटन नहीं है वहां। बिल्कुल कोई अंडू बटन नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चलना होगा। मतलब मौर्य वंश के समय में, सम्राट अशोक के काल में। हाँ, एकदम सही। सम्राट अशोक को बौद्ध वास्तुकला का सबसे पहला और महान संरक्षक माना जाता है। उन्होंने ही रॉक कट गुफा वास्तुकला की शुरुआत की थी। लेकिन सर, मेरा एक सवाल है यहाँ। मतलब लकड़ी या ईंटों से घर बनाना कितना आसान है, तो फिर एक पूरे पहाड़ को तराशने का ये पागलपन भरा विचार क्यों आया? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। देखिए, अशोक के समय से पहले लकड़ी और कच्ची ईंटों का ही इस्तेमाल होता था, जो समय के साथ खराब हो जाती हैं। बिल्कुल, लकड़ी सड़ जाती है, आग लग सकती है। अब सोचिए, जब एक राजा अपने धर्म या संदेश को सदियों तक सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे एक ऐसा माध्यम चाहिए जो अनंत काल तक टिके। अच्छा, तो पत्थर वो माध्यम था। मतलब वास्तुकला को अमर बनाने की एक सोची समझी रणनीति। जी हाँ। और इस रॉककट तकनीक में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इनका कटाई का तरीका। वे नीचे से ऊपर नहीं जाते थे। तो क्या वे ऊपर से नीचे आते थे? बिल्कुल, इसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। वे पहाड़ की चोटी से कटाई शुरू करते थे और नीचे की तरफ जाते थे। ओह, तो इससे उन्हें मचान या स्कैफोल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। एकदम सही। और जैसे जैसे वे नीचे जाते, छत और खंबे अपने आप आकार लेते जाते। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली इंजीनियरिंग है। मतलब काम शुरू करने से पहले ही पूरे स्ट्रक्चर का 3D मैप उनके दिमाग में छपा होता होगा। हाँ, और इसी तकनीक के सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें अजंता, एलोरा, कार्ला और भाजा की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। ये तो हुई पहाड़ों को काटने की बात। लेकिन अगर हम मैदानी इलाकों की तरफ आएं तो बौद्ध वास्तुकला का सबसे मशहूर रूप स्तूप है। जी, स्तूप। ये बौद्ध वास्तुकला का सबसे प्रतिष्ठित और तुरंत पहचाने जाने वाला रूप है। मैं स्रोत सामग्री पढ़ रही थी और उसमें लिखा है कि यह एक अर्ध गोलाकार संरचना होती है जिसमें पवित्र अवशेष रखे जाते हैं। हाँ, बुद्ध या महान भिक्षुओं के अवशेष। लेकिन इसे सिर्फ एक मकबरा मत समझिए। वास्तुकला की नजर से यह पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा है। ब्रह्मांड का नक्शा? यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। एक अर्ध गोलाकार टीला ब्रह्मांड का नक्शा कैसे हो सकता है? और ये अंदर से पूरी तरह ठोस क्यों होता है? यही इसका सबसे गहरा विज्ञान है। देखिए, स्तूप के अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं होती थी। मतलब आधुनिक मस्जिदों या चर्च की तरह लोग अंदर जाके प्रार्थना नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बिल्कुल केंद्र में पवित्र अवशेष दबे होते हैं जो ऊर्जा का केंद्र माने जाते हैं। वास्तुकारों का मकसद लोगों को अंदर भेजना नहीं था, बल्कि उन्हें उस केंद्र के चारों ओर घुमाना था। अच्छा, जिसे परिक्रमा कहते हैं?
जी, जब कोई श्रद्धालु उस ठोस गुंबद, जिसे वास्तुकला में अंड कहा जाता है, उसके चारों ओर घूमता है, तो वो ध्यान केंद्रित कर पाता है। ये अंड ब्रह्मांड के उस स्वरूप का प्रतीक है जिसका कोई अंत नहीं है। समझ गई। ये मनोवैज्ञानिक फोकस बनाने का तरीका था। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को डिकोड करें तो इस अंड के ठीक ऊपर एक चौकोर रेलिंग होती है ना? हाँ, उस चौकोर हिस्से को हर्मिका कहते हैं। ये स्तूप का सबसे पवित्र हिस्सा होता है और देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। और इसके बीच से एक खम्मा निकलता है जिस पर कुछ छतरियां लगी होती हैं। बिल्कुल, उन्हें छत्र कहा जाता है। ये छत्र ज्ञान प्राप्ति यानी एनलाइटनमेंट और बुद्ध के प्रति सम्मान के प्रतीक हैं। जैसे पुराने जमाने में राजाओं के ऊपर छाता लगाया जाता था, वैसा ही कुछ। एकदम वही कॉन्सेप्ट है। और परिक्रमा करने के लिए जो गोलाकार चबूतरा होता है उसे मेधी कहा जाता है। लेकिन सर, इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं वे हैं इसके विशाल प्रवेश द्वार, जिन्हें तोरण कहा जाता है। सही कहा आपने, तोरण पर ही सबसे ज्यादा बारीक नक्काशी देखने को मिलती है। अगर मैं इसे आज के हिसाब से देखूं तो ये तोरण प्राचीन दुनिया के विशाल होर्डिंग्स या बिलबोर्ड्स थे। मतलब उस वक्त आम जनता पढ़ी लिखी तो थी नहीं। बिल्कुल। तो धर्म की बातें उन तक कैसे पहुंचे? हाँ, तो इन द्वारों पर जातक कथाएं उकेरी गईं। मतलब पत्थर पर लिखी गई कॉमिक बुक्स। जो भी अंदर आता वो चित्र देखकर पूरी कहानी समझ जाता। ये विजुअल कम्युनिकेशन का बहुत ही अचूक तरीका था और इसका सबसे बड़ा सबूत है मध्य प्रदेश का सांची स्तूप। सांची स्तूप का मूल निर्माण तो अशोक ने करवाया था ना? जी, अशोक ने ईंटों से बनवाया था, लेकिन बाद में शुंग वंश के समय इसका विस्तार हुआ और इसे पत्थर से ढका गया। जो सजावटी तोरण हम आज देखते हैं वे उसी काल की देन है। और ये चारों दिशाओं में खुलते हैं, जिसका मतलब है कि बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया में फैल रहा है। बिल्कुल। और सांची के अलावा एक और स्तूप है जो अपनी मूर्तिकला के लिए मशहूर है, भरूच स्तूप। हाँ, भरहुत स्तूप भी शुंग काल का ही है। लेकिन स्रोत सामग्री में एक अमरावती स्तूप का भी जिक्र है, जो दक्षिण भारत में सातवाहन वंश ने बनवाया था। जी, अमरावती स्तूप। ये सांची और भरूच से बहुत अलग था। वो कैसे? क्योंकि इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया था। अब आप कल्पना कीजिए कि उस दौर में पूर्णिमा की रात को एक विशाल सफेद चमकता हुआ स्तूप कैसा दिखता होगा। ओह वाओ, चांदनी रात में सफेद संगमरमर, ये तो सच में किसी चमत्कार जैसा विजुअल इम्पैक्ट देता होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ धार्मिक इमारत नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने वाला स्मारक था। तो हमने रॉक कट और स्तूप को तो समझ लिया, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। स्तूप तो खुले आसमान के नीचे होते थे। जी। लेकिन जो बौद्ध भिक्षु अपना पूरा जीवन धर्म को दे चुके थे, वे रहते कहाँ थे? खासकर भारत में, जहाँ महीनों तक भारी बारिश होती है। यहीं से वास्तुकला एक नया मोड़ लेती है। भिक्षुओं के समुदाय को, जिसे संघ कहा जाता है, मॉनसून के दौरान रुकने के लिए स्थायी जगह चाहिए थी। बारिश से बचने और एक साथ प्रार्थना करने के लिए। हाँ, और इसी जरूरत से चैत्य और विहार की अवधारणा का जन्म होता है। तो चलिए पहले चैत्य को डिकोड करते हैं। ये मूल रूप से एक प्रेयर हॉल या प्रार्थना कक्ष होता था, है ना? जी। और वास्तुकला के हिसाब से ये बहुत ही साइंटिफिक होता था। इसका प्रवेश द्वार घोड़े की नाल यानी हॉर्सशू के आकार का होता था। हॉर्सशू शेप ही क्यों? मतलब क्या इसके पीछे कोई अकूस्टिक्स या ध्वनिक कारण था या सिर्फ डिजाइन था? इसके पीछे रोशनी और अकूस्टिक्स दोनों का बहुत गहरा विज्ञान है। ये शेप सूरज की रोशनी को सीधे अंदर निर्देशित करता था और इसकी छत सपाट नहीं होती थी। अच्छा, तो छत कैसी होती थी? वो अर्ध बेलनाकार यानी बैरल वॉल्टेड होती थी। इसका फायदा ये था कि जब सैकड़ों भिक्षु एक साथ मंत्रोच्चार करते थे तो आवाज छत से टकराकर गूंजती थी। मतलब ये एक प्राचीन ध्वनिक इंजीनियरिंग थी, एक ऐसा एम्पी थिएटर जो मंत्रों की शक्ति को बढ़ा देता था। बिल्कुल। और इस हॉल के बिल्कुल आखिर में एक छोटा सा स्तूप होता था जहां सारी रोशनी और आवाज केंद्रित होती थी। क्या बात है! इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कार्ला गुफाएं हैं ना? हाँ, पहली शताब्दी ईस्वी में बनी कार्ला गुफाएं भारत का सबसे बड़ा चैत्य हॉल है। इसके विशाल खंभे देखकर आज भी हैरानी होती है। तो चैत्य में तो प्रार्थना हो गई, लेकिन भिक्षु सोते कहाँ थे, पढ़ते कहाँ थे? इसके लिए शायद विहार बनाए गए थे। एकदम सही। विहार का मतलब है मॉनेस्ट्री या निवास स्थान।
इसका डिजाइन आज के हॉस्टल्स जैसा होता था। मतलब एक बड़ा आयताकार हॉल और बीच में खुला प्रांगण। जी, बीच में प्रांगण ताकि हवा और रोशनी आ सके, और उसके चारों तरफ भिक्षुओं के रहने के लिए छोटे छोटे कमरे। हमारे नोट्स में अजंता की गुफाओं का जिक्र है, जो अपने विहारों और पेंटिंग्स के लिए जानी जाती हैं। बिल्कुल। और एक और बहुत बड़ा नाम है, नालंदा महाविहार। हाँ, नालंदा। लेकिन सर, नालंदा तो सिर्फ एक विहार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। तो क्या ये एक रणनीतिक शिफ्ट था? बिल्कुल था। शुरुआत में विहार सिर्फ बारिश में रुकने की जगह थे, लेकिन जब ज्ञानी लोग महीनों तक साथ रहने लगे तो उन्होंने धर्म, विज्ञान और तर्कशास्त्र पर चर्चा शुरू कर दी। मतलब ये इमारतें धीरे धीरे बड़े बौद्धिक केंद्रों में बदल गईं। हाँ, नालंदा इसी का चरम बिंदु था। चीन, कोरिया और तिब्बत से लोग यहाँ आते थे। ये सिर्फ वास्तुकला का नहीं, ज्ञान का भी विकास था। लेकिन इन सब भव्य इमारतों, विश्वविद्यालयों और पहाड़ों को काटने के लिए बहुत पैसा चाहिए। ये धन कौन दे रहा था? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वास्तुकला बिना राजनीतिक समर्थन के नहीं टिक सकती। अशोक ने शुरुआत की, फिर शुंग वंश आया। यहाँ मुझे एक विरोधाभास दिखता है। कहते हैं कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के विरोधी थे। जी, शुरुआती दौर में ऐसा माना जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसी वंश के राजाओं ने सांची और भरूच स्तूप का सबसे भव्य विस्तार करवाया। तो जो विरोध कर रहे थे, बाद में वही पैसा लगा रहे थे। ऐसा क्यों? पीआर कैंपेन था। बिल्कुल। सातवाहन वंश ने भी अमरावती स्तूप इसी पीआर के लिए बनवाया, और बाद में गुप्त वंश के काल में, जिसे हिंदू धर्म का स्वर्ण युग कहते हैं, अजंता की गुफाओं का जबरदस्त विकास हुआ। यानी सत्ता अपनी ताकत को पत्थरों पे लिख रही थी। लेकिन इन इमारतों में बुद्ध की मूर्तियां कम और प्रतीक ज्यादा दिखते हैं। हाँ, शुरुआती बौद्ध वास्तुकला में बुद्ध को कभी मानव रूप में नहीं दिखाया गया। इसके लिए प्रतीकों का सहारा लिया गया। ऐसा क्यों? क्या मूर्ति बनाना मना था? माना जाता था कि बुद्ध ने निर्वाण पा लिया है, वे भौतिक शरीर से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए उन्हें शरीर में बांधना उनके दर्शन के खिलाफ था। समझ गए। इसलिए कमल के फूल जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ, जो पवित्रता का प्रतीक है। बिल्कुल। कमल कीचड़ में खिलता है, पर उस पर कीचड़ टिकता नहीं। ये दिखाता है कि इंसान दुखों के बीच रहकर भी मुक्त रह सकता है। बहुत ही गहरी बात है। इसके अलावा धर्मचक्र, जो बौद्ध कानून का प्रतीक है, और बोधि वृक्ष, जो ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा है। ये प्रतीक उस समय एक यूनिवर्सल भाषा का काम करते थे। कोई भी इंसान इन्हें देखकर बुद्ध का संदेश समझ सकता था। तो आज के इस डीप डाइव में हमने देखा कि वास्तुकला सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है। अशोक की रिवर्स 3D प्रिंटिंग से लेकर सांची के तोरण, कार्ला के ध्वनिक चमत्कार और नालंदा के विकास तक, ये सब राजवंशों के संरक्षण से ही संभव हुआ। बिल्कुल। वास्तुकला केवल जगह नहीं घेरती, वो हमारी सोच और सभ्यता को आकार देती है। एकदम सही। और इसी के साथ मैं आज की इस चर्चा को एक नए सवाल पर लाके खत्म करना चाहूंगी। अशोक और बाकी राजाओं ने अपनी सत्ता और दर्शन को बचाने के लिए अनंत काल तक टिकने वाले पत्थरों को चुना। जी। आज 21वीं सदी में हम कांच और कंक्रीट की इमारतें बनाते हैं, जो बमुश्किल 100 साल टिकती हैं। तो सवाल ये है कि अगर आज की सभ्यता को अपना ज्ञान अगले 2000 वर्षों तक सुरक्षित रखना हो, तो हमारी वास्तुकला क्या होगी? बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या वो कोई गगनचुंबी इमारत होगी, या फिर हमारी वास्तुकला अब पत्थरों से शिफ्ट होकर डिजिटल दुनिया में चली गई है? क्या आज के ये विशाल डेटा सेंटर्स ही भविष्य के स्तूप हों? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस दिलचस्प सवाल पर आप सभी जरूर विचार कीजिएगा। एग्जाम्स के लिए इन सारे पॉइंट्स, खासकर सांची, कार्ला और नालंदा के तथ्यों को अच्छे से रिवाइज कर लें। आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार बिहार मैटर्स के एक नए और अहम विषय के साथ। नमस्कार।